हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ में, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी अक्सर न्यूज में रहती है, आपको बेसिक्स इसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है और उन्हें इकोनॉमिक्स फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा हमेशा फर्स्ट टाइम होता है, कोई लोड नहीं है, अच्छे से पढ़ते हुए चीजों को समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी नाम क्या है? मॉनेटरी। मॉनेटरी अगर कहीं भी दिखेगा तो समझो कि ये मनी से रिलेटेड है। मनी मतलब पैसा, पैसा भी हो सकता है, डॉलर्स भी ले सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक्स के डिस्पोजल पर है। अब अलग अलग कंट्रीज के पास मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज बैठती हैं, और ये यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स कौन से होते हैं? अब वैसे तो हमारे पास बिजनेस करने वाले बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन इन्हें रेगुलेट करने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट बैंक होता है। और क्या ये हर कंट्री में होता है? यस, ये हर जगह होता है। तो इंडिया में कौन सा है? इंडिया में है आरबीआई, है ना। तो अब आरबीआई जैसे यहाँ पर रेगुलेट करती है अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, यूज ऑफ मनी, क्रेडिट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है जब हम किसी को लोन वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोन क्यों दे रहे हैं? लोन से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? किसी को बिजनेस शुरू करना है, उन्होंने लोन लिया, लोन लेकर यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू किया, पैसा कमाया, और कंट्री को भी तो टैक्सेस दिए, तो यहाँ पर हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज की। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आप आगे समझोगे क्या होता है। स्टेबल करेंसी एंड एनी अदर गोल ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट गोल है तो उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है एट द एंड ऑफ द डे? ये देख रही है कि भाई पैसा जो है वो कितना अवेलेबल होना चाहिए, किस तरह से यूज हो सकता है, यहाँ पर कैसे इसकी स्टेबिलिटी को ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान दें, किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम अपना सपोर्ट कर पाएंगे। और ये सारी चीजें देखने के लिए कौन काम कर रहा है? किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक काम करती है। तो अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी एसेंशियल है कि एक प्रोग्राम, एसेंशियली एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, जो कि हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज ले रही हैं। अब मॉनेटरी अथॉरिटीज भी यहाँ पर डिसाइड की जाएंगी कि कौन होती है। जैसे इंडिया के केस में आरबीआई के भी लोग बैठ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग बैठ रहे हैं, ताकि हम डिमांड जो है और जो सप्लाई है किसकी, पैसे की, उसको कंट्रोल कर पाए, उसे रेगुलेट कर पाए हमारी पब्लिक के साथ में। और जो क्रेडिट का फ्लो हो रहा है उसको भी हम यहाँ पर एक तरीके से ध्यान रख पाए, उसको भी रेगुलेट कर पाए, और प्री डिटर्मिन्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स यहाँ पर अचीव करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रेडिट जो है वो यहाँ पर हम उसका फ्लो क्यों देख रहे हैं, तो मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि फ्लो हमारा क्रेडिट का हम कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं। अभी बेसिक डेफिनेशन समझो, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जितने भी एक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के जो कि एम कर रहे हैं डायरेक्टली कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, हम यहाँ पर मनी की जो सप्लाई है, जो पैसा, कितना पैसा प्रिंट होना है, कितना नहीं प्रिंट होना, कितना पब्लिक के हाथ में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इवन द डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा मैं इंडिपेंडेंट सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मुझे लोन लेना है या नहीं लेना, लेकिन किस तरीके से आरबीआई या फिर हमारे बैंक या हमारी गवर्नमेंट हमारे इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? यहाँ पर नेचर है डिमांड साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो यहाँ पर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं या फिर डिस्करेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को और कंजम्पशन स्पेंडिंग्स को ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमें पुश करना है कि लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, या इस चीज को थोड़ा कंट्रोल में लेकर आना है, तो ये भी हम देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर एक इंडिस्पेंसेबल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी इकोनॉमी में मिलती है। समझ में आ गया? तो गोल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? तो देखो, सबसे पहले तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे ना प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी है। क्या करना है मुझे प्राइसेस में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, और अपने ध्यान में ये भी रखना है कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ग्रोथ हो। अब आप कहेंगे प्राइस स्टेबिलिटी कैसे? देखो,
डॉलर के अगेंस्ट रुपी हम यहाँ पर खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितना यहाँ पर रेट चल रहा है। ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा कंट्री में सडनली इन्फ्लेशन आ गया और जो सामान खरीदने के लिए 10 रुपए लग रहे थे उसको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना हो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में जो हमें ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, वो हमारे हाथ से निकल जाए। तो हमें दोनों बातों पर ध्यान रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी पर भी और ग्रोथ पर भी। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? एक नेसेसरी प्री कंडीशन है जिसमें कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। तो मई 2016 में आरबीआई एक्ट आया जिसको हमने अमेंड करा। अमेंड करना मतलब चेंज करा यहाँ पर, ताकि हम एक स्टैट्यूटरी बेसिस दे सके फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब हमने बोला कि भाई देखो जिस तरह से भी इन्फ्लेशन पहले कंट्रोल कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे, अब एक बैंड रखेंगे। बैंड क्या होता है कि हायर इतना, लोअर इतना, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में हमें यहाँ पर झूलते रहना है, घूमते रहना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट जो था वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट कर रही थी। क्यों कर रही थी? कंसल्ट कर रहे हैं ये आरबीआई के साथ में वंस इन 5 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल गैजेट में बोला कि 4% का सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा अगस्त 5 से लेकर मार्च 31 तक। फिर यहाँ पर इन्होंने टॉलरेंस लिमिट्स बताई जो कि अब यहाँ पर हमारी एक्सटेंड होते हुए मार्च 31 2026 तक आ चुकी हैं। तो अभी जब आप लोग एग्जाम दोगे 2026 तक तब भी यही रहेगा। मेरे को पूरा भरोसा है नेक्स्ट ईयर भी सेम ही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। फेलियर टू मेंटेन, हो सकता है आप ये 1 साल बाद वीडियो देखो तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेने लग जाओगे। अब फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट, जब बैंक्स यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट मीट नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर रीजंस होते हैं फॉर फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। रेमेडियल एक्शंस प्रपोज किए जाते हैं जो कि हमारे बैंक्स को लेने चाहिए। एक एस्टिमेट निकाला जाता है टाइम पीरियड का जिसके विद इन यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमें अचीव करना है और टाइमली इंप्लीमेंटेशन करनी है प्रपोज्ड रेमेडियल एक्शंस की। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? अगर मान लो यहाँ पर हमारे बैंक्स, हम या फिर हमारा सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट को मीट नहीं कर पाता, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ए भाई बताओ जरा ये टारगेट मीट क्यों नहीं हुआ, क्या एक्शंस लिए गए कि भाई ये टारगेट आपका मीट नहीं हुआ है, तो और यहाँ पर कितने टाइम के अंदर अंदर आप इस टारगेट को अचीव कर लोगे या वापस इस टारगेट तक पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफाई करती है कुछ फैक्टर्स जिसमें कि इन्फ्लेशन टारगेट अगर हमारा अचीव नहीं हो पाता तो एवरेज इन्फ्लेशन, अगर यहाँ पर अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनके बीच में है और इसका एवरेज निकाल लेंगे हम, तो इसका हमने एवरेज निकाला तो यहाँ पर फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अगर हम इस एवरेज से ज्यादा जा रहे हैं या फिर कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, ईयर्स नहीं क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 3 महीने के हिसाब से लेंगे, 3 3 3, तो एक साल में टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? Q1, Q2, Q3, Q4 और कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स कोई भी 3 क्वार्टर्स जो साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बोलते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो हमारी अगर लोअर देन हो गई, मतलब या तो वो हमारी 4 से नीचे चली गई एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो, या फिर या तो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन क्या हो रही है यहाँ पर 2 से नीचे चली जाए या फिर 6 से ज्यादा चली जाए, तो फिर गवर्नमेंट हमसे क्वेश्चन करती है कि बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रायर टू अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट इन May 2016 फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो गया था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारी गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के बीच में उसके अकॉर्डिंग जाते थे। अब आ जाओ मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस पर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंडिया के लिए रखा जिसमें कि आरबीआई जो है वो ऑपरेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर अब इस फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक पॉलिसी रेट रखते हैं। इस पॉलिसी रेट को ही हम अक्सर रेपो रेट बोलते हैं जो आप एग्जाम में या करंट अफेयर्स में देखते हो।
तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो रेपो रेट होगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि करंट और इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, लिक्विडिटी कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पर किस तरह से मॉड्यूलेट की जाए ताकि हम जो मनी मार्केट रेट्स हैं उन्हें यहाँ पर ड्राइव कर सके, एंकर कर सके अराउंड द रेपो रेट। मतलब हमें ये जो पॉलिसी रेट है वो कुछ इस तरीके से रखने हैं कि जो मार्केट के यहाँ पर मनी मार्केट कौन सा था, शॉर्ट टर्म मार्केट, एक साल से कम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें अपने पॉलिसी रेट्स को कुछ इस तरह से रेट्स मेंटेन करने हैं कि हमारे जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके भी रेट्स इसके अराउंड ही रहें और यहाँ पर ये रेट्स हमारे करंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर समझते हुए असेसमेंट के बेसिस पर होने चाहिए। तो जब ये रेपो रेट अनाउंस होते हैं उसके बाद में ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर जो आरबीआई का है उसमें हम ये देखते हैं कि भाई लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है डे टू डे बेसिस पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग टारगेट जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है इसको यहाँ पर एंकर करते हैं अराउंड द रेपो रेट। तो हमें वेटेड एवरेज कॉल रेट देखना होता है। अभी आगे देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉल रेट हमारा कैसे चलता है। सबसे पहले समझो लिक्विडिटी क्या होती है। क्या होती है लिक्विडिटी? कोई लिक्विड लाकर रख देते हैं हम बैंक में? नहीं, कैश जिसको मैं आसानी से फ्लो कर सकती हूँ, कहीं भी जाकर यूज कर सकती हूँ। या फिर कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गए, मेरे हाथ में एक चेक है, मैं अभी गई और मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, किसी ने मुझे दिया था और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो जल्द से जल्द मैंने इसे कैश में कन्वर्ट कर लिया, कोई भी इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे चेक्स हो गए, आपके डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो है ये हमें क्या हेल्प कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन टारगेट जो अचीव किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा उसे अचीव कर पाए। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये एक 6 मेंबर्स की कमेटी है। इन 6 मेंबर्स को आप 3-3 में डिवाइड कर लो। ठीक है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है अंडर सेक्शन 45(ZB) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमारे पास में 6 लोग होते हैं। तो 6 लोग में हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई, फिर देखेंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, फिर एक ऑफिसर आरबीआई से जिनको सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई का वो यहाँ पर अपॉइंट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग होते हैं। तो ये आपको दे रखा है कि भाई सितंबर 2016 में जब पहली बार कमेटी आई थी तो कौन कौन इसका मेंबर था। ठीक है, तो बस याद रखना 3 मेंबर्स कौन लेकर आता है, 3 मेंबर्स हमारे खुद की आरबीआई लेकर आती है और 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास में जो वोटिंग हुई वो 3:3 हुई, तो यहाँ पर फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, 3 लोगों ने हाँ 3 लोगों ने ना बोला, तो ऐसे में गवर्नर का जो वोट होता है वो क्या होता है, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट, तो फाइनल हम फिर गवर्नर की जो बात होगी वो मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं 4 to 6 ये यहाँ पर ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो एमपीसी के यहाँ पर क्या कर रही है, एटलीस्ट 4 times ऑफ क्वार्टर मिल रही है, बेसिकली हर क्वार्टर में मिल रही है ना, ईयर। और कोरम जो है यहाँ पर फॉर द एमपीसी वो कितना है कि 4 मिनिमम मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। कोरम क्या होता है कि कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं कि एमपीसी कम से कम साल में 4 बार मिलेगी। इसके अलावा ये यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हर एक मेंबर है एमपीसी का सबके पास एक एक वोट होगी, और अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स आगे जैसे 3:3 तो गवर्नर जो है इनके पास एक सेकंड या फिर बेटर से कास्टिंग वोट होता है। तो जो रेजोल्यूशन हमारे एमपीसी ने अडॉप्ट किया है उसको हम यहाँ पर अपना पब्लिश करते हैं जब मीटिंग्स कंक्लूड हो जाती हैं। 2 से 3 दिन की मीटिंग रहती है, जब ये कंक्लूड हो जाती है उसके बाद में यहाँ पर ये लोग अपना जो भी रेजोल्यूशन होता है उसे पब्लिश करते हैं। और हर 6 महीने में एक बार जो आरबीआई है वो एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसमें कि ये बताते हैं कि भाई सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहे और क्या फोरकास्ट है इनकी 6 से 18 महीने के लिए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमें पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स बता रही है ताकि हम इन्फ्लेशन टारगेट यहाँ पर अचीव करें, जिसे हम रेपो रेट का नाम दे रहे हैं।
अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है ये हेल्प कर रही है कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ की स्टेक होल्डर्स होते हैं इकोनॉमी में और एक एनालिटिकल वर्क चलता है। एनालिटिकल हमने डेटा देखा, डेटा से हमने कोई चीज यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुंचे उसे एनालाइज करने के बाद में, तो यहाँ पर अराइव करेंगे एट द डिसीजन ऑन द पॉलिसी रेपो रेट। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ये क्या करते हैं, ये ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस के थ्रू। तो फाइनेंशियल मार्केट कमेटी की बात करें तो ये हमारी डेली मिलती है टू रिव्यू द लिक्विडिटी कंट्रोल्स कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी कंडीशंस कैसी चल रही हैं अलग अलग बैंक्स की, और ऑपरेटिंग टारगेट देखती है मॉनेटरी पॉलिसी का जो कि हमारा रेपो रेट के अराउंड ही होना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है इसे हम क्या बोल रहे थे, वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। अब आ जाओ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस या चैनल्स हम यूज कर रहे हैं जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके चेंज से किस तरीके से प्रोडक्ट्स की लेवल चेंज हो रही है या फिर प्राइसेस, इसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। कि मॉनेटरी जब हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने के बाद में जो भी उसमें चेंजेस आए उसका क्या असर रहा, तो कहां पर इसका असर देख रहे हैं, इसके ट्रांसमिशन का असर हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स और प्राइसेस पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी में हम अपना प्राइस लेवल और नेशनल इनकम निकालेंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, क्वांटम चैनल और एसेट प्राइस चैनल। तो ये सब अभी हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले आ जाओ इंटरेस्ट रेट चैनल। अब आपने फिस्कल पॉलिसी में 2 तरह की पॉलिसीज पढ़ी होंगी, फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या होता है, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं छोटा कर देना, राइट। अब एक्सपेंशन में हम क्या कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा बांट रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में इनके हाथ से पैसा कम कर दे रहे हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे आपको 500 चॉकलेट्स देनी है, ठीक है, या मुझे आपको 500 रुपीज देने हैं, आपको इसमें सबसे ज्यादा चॉकलेट्स लेकर आनी है। अब आप कौन से ब्रांड की लाते हो आप जानो, आप कौन सी चॉकलेट्स लाओगे जो सबसे सस्ती है। ऐसे ही सबसे ज्यादा लोन्स कब लिए जाते हैं लोगों के द्वारा, जब इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, राइट। और अगर मैं बोलूं कि आपको केवल यहाँ पर 500 रुपए की एक ही चॉकलेट लेकर आनी है, आप एक से ज्यादा नहीं ला सकते, तो आप सबसे महंगी चॉकलेट लाओगे, राइट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी, जब हम सामान आपके हाथ में कम दे रहे हैं तो रेट्स कैसे हैं, महंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स हम ज्यादा कर देंगे कॉन्ट्रैक्शनरी में, और एक्सपेंशनरी में कम कर देते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर मान लो कम हो गए तो लोगों को जो लोन लेना था अब वो ज्यादा लोन लेंगे। हो सकता है कुछ लोग प्लान भी नहीं कर रहे थे बट उन्होंने देखा इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है तो वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो लो बोरोइंग्स यहाँ से आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, हाई बोरोइंग्स में। और यहाँ पर हमारे बैंक्स क्या कर रहे हैं, अब आसानी से लोन्स दे पा रहे हैं मार्केट में, उससे इकोनॉमी में हम देखेंगे कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड मोर एक्सपेंसिव यहाँ पर होंगे, एक्सपोर्ट्स आपके गिर जाते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमें कम होता हुआ दिख रहा है। एक्सचेंज रेट चैनल, क्या हुआ, मेरी जो करेंसी थी, ठीक है, मेरी खुद की कंट्री की करेंसी यहाँ पर महंगी हो गई। महंगे होने से अब लोग यहाँ पर मेरा सामान या तो कम खरीदेंगे, क्योंकि जहां पहले आपको $10 में ज्यादा सामान मिल रहा था अब आपको कम सामान मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव हो गए, एक्सपोर्ट्स आपके गिर गए, इंपोर्ट्स आपके बढ़ गए, और आउटपुट में फॉल देखने के लिए मिला, और एम्प्लॉयमेंट भी आपका कम हो गया। ऑपोजिट इफेक्ट में क्या हो रहा है, ऑपोजिट इफेक्ट में यहाँ पर आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। जब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो मैं क्या देखूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे हो गए, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए। देखो जब मैं कोई सामान एक्सपोर्ट करती हूँ, सामान अगर मैं किसी को बेच रही हूँ तो वो पेमेंट किस में करेगा, मेरी खुद की करेंसी में। और जब मैं किसी को सामान यहाँ पर किसी से खरीद रही हूँ तो उनकी करेंसी में पेमेंट करूंगी, राइट। तो जब मेरी करेंसी महंगी हो जाएगी तो वो मुझे कम पैसा दे पाएंगे। क्वांटम चैनल या फिर बैंक लैंडिंग चैनल, तो ये कौन सा है, जिसमें कि बैंक के लैंडिंग जो है वो हम कम कर रहे हैं।
अब वो कैसे कम होते हैं, हम यहाँ पर सप्लाई को कंट्रोल कर देंगे। सप्लाई कैसे कंट्रोल करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स गिरा देंगे। इंटरेस्ट रेट्स गिरा देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोग कम बोरोइंग्स कर रहे हैं, कम बोरोइंग्स करेंगे कम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कम होगा एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जस्ट ऑपोजिट होगा। अब आ जाओ एसेट प्राइस चैनल पर। सबसे पहले तो दो बातें सिंपल सी समझ जाओ। बैंक के लिए एसेट उसका लोन होता है, बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है वो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे कम लोग यहाँ पर आपके पास में लोन लेने आएंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट इनकम तो ज्यादा मिल रही है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर अगर किसी ने लोन बहुत पहले लिया था तो अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपके लिए हाई हो गई। क्यों, अगर आप कहीं से लोन लेने गए तो भी आपको महंगा पड़ेगा लोन। तो यहाँ पर जो वैल्यू है बिजनेस की वो कम हो गई, इक्विटी शेयर्स का प्राइस कम हो गया, डिमांड गिर जाएगी, लोग कम लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है, आउटपुट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। आगे समझ में। अब यहाँ पर हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी दो ही तरह की होती हैं, जिसमें कि एक्सपेंशनरी आप समझ सकते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमी रिसेशन में है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है, जिसमें कि अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी कर फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। और बढ़ेगा कब, जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे। और लोग डिमांड या कंज्यूम कब ज्यादा करेंगे, जब उनके हाथ में पैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है उसे बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर और यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है मनी की वो बढ़ जाएगी। मनी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में आएगी, हाथ में आएगी तो लोग यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन ज्यादा होगा तो फैक्ट्रीज को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मनी सप्लाई अगर हमें इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जैसे मैंने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, खरीदने पर मैंने आरबीआई के हाथ में पैसा दिया, आरबीआई ने वो पैसा किसी तरीके से बैंक और पब्लिक के पास पहुंचाया। या फिर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकते हैं। और रिजर्व रेशियो कौन से, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग्स बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, ऑल दो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तब यूजफुल होती है जब यहाँ पर स्लो पीरियड चल रहा है। तो ये हमारे काफी सारे रिस्क के साथ भी आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कब मनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक टाइम लैग जो होता है, ठीक है, हमारा जबकि भाई आज पॉलिसी बनी, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए बैंक्स भी तो अपना समय लेंगे। तो वो टाइम लेने में यहाँ पर जो टाइम का हमारा डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, हो सकता है उतनी देर में तो इकोनॉमी ही ऊपर नीचे हो जाए, कोई इंडो पाक वॉर जैसी सिचुएशन बने या कुछ हो जाए। तो यहाँ पर हमें माइन्यूट एनालिसिस करनी है पॉलिसी की, जो कि हमारे लिए काफी डिफिकल्ट या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इम्पॉसिबल है। तो सेंट्रल बैंक और लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, वो ये जानते हैं कि कब यहाँ पर मनी सप्लाई इनको इकोनॉमी में रोकनी है और कब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी है। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पर। एक्सपेंशनरी पॉलिसी पढ़ी है, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या हो रहा होगा, खुद से सोचो। एक्सपेंशन में मैंने बोला इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं, डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड कैसे कंट्रोल हो सकती है, लोगों के पास पैसा कम हो, लोगों के पास पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम करना होगा। इसकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पर जब इन्फ्लेशन हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है और इकोनॉमी को अब हमें स्लो डाउन करना है तो हमें कर्टेल करना पड़ेगा सप्लाई। और ऐसे में हमें मनी सप्लाई जो है, इन्फ्लेशन कब आ रहा है, जब मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो इसको कर्टेल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा एम है कि भाई मनी सप्लाई को कम करो, स्पेंडिंग्स इकोनॉमी में कंट्रोल करो, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा कर होगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो इन्फ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। आगे समझ में।
अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में हम देखेंगे एक स्टैंड पॉइंट है। स्टैंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक एप्टीट्यूड है टू अ पर्टिकुलर इशू और अ पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव, आउटलुक और अप्रोच। ठीक है कि भाई हम यहाँ पर क्या अपना स्टैंड ले रहे हैं या फिर क्या हमें यहाँ पर लगता है कि क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, जहां पर इन्फ्लेशन को हमें इन चेक रखना है। हॉकिश स्टांस में हम हाई इंटरेस्ट रेट्स फेवर करते हैं। तो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट से क्या होता है? बोरोइंग जो है वो हमारी कम अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं फ्रॉम बैंक या अदर प्लेसेस, तो बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हमारे हाई हैं। हाई होने की वजह से हमें यहाँ पर देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाई इंटरेस्ट रेट तक के बोरोइंग्स को हमने कम कर दिया है या फिर लेस अट्रैक्टिव बना दिया है। अब डार्थ ऑफ मनी हमें देखने के लिए मिल रहा है। डार्थ ऑफ मनी मतलब सप्लाई उतनी नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो कंज्यूमर्स कम परचेज करेंगे। पर कम परचेज करेंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड कम रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करेंगे। तो जब भी आरबीआई ये बोलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इज हॉकिश, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेट्स जो है उनको बढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं डॉविश मॉनेटरी प्लान। ये क्या होता है? डव्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डविश बोल सकते हैं इसको। तो इट इन्वॉल्व्स लो इंटरेस्ट रेट्स। लो इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? कंज्यूमर्स जो हैं वो लोन्स लेंगे और यहाँ पर हाथों में पैसा आएगा। हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो अगर हमारे पास डविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम हैं और हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। अब आप न्यूट्रल और अकोमोडेटिव दो बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि भाई करेंटली हमारे पास अकोमोडेटिव है या फिर न्यूट्रल है। तो अकोमोडेटरी कौन सी हो गई? जिसमें कि सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि भाई ओवरऑल मनी सप्लाई तो मैं बढ़ा दूं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेरी कम है, तो हम यहाँ अपना जो खर्चा है उसे बढ़ा देते हैं, स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देते हैं। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो मनी सप्लाई है वो हमारी राइज हो इन लाइन विद नेशनल इनकम एंड डिमांड फॉर मनी। तो इसे हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल रहे हैं, जहां पर हम कोशिश करें कि भाई हम यहाँ पर जो स्पेंडिंग है उसे बढ़ाएं और थोड़ा मार्केट के अकॉर्डिंग जाएं, जिस तरह की भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन होगी तो सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को और स्टिमुलेट किया जाएगा इकोनॉमी को। तो हम यहाँ पर क्या करें? एक सक्सेशन ऑफ डिक्रीजेस इन इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, मेकिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग चीपर। तो हर बार हम थोड़ा थोड़ा अपना रेपो रेट कम कर रहे थे, अब हम यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं, राइट। तो करेंटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी हो गई? जिसमें कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे कम कर कर लोअर इंटरेस्ट रेट्स लेकर अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं। और वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा ना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस भी आता है। जब भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज में देखने के लिए मिलेगी कि इस बार कोई मीटिंग बैठी है या कोई कमेटी बैठी है, तो यहाँ पर आपको स्टांस भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो तो वहां पर देख जाना कि अभी हमारा स्टांस कौन सा है। बिल्कुल एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 6 अक्टूबर 2025, तो ये हमारा है न्यूट्रल। ठीक है, कैसा है ये? न्यूट्रल है। तो पॉलिसी रेट जो है ना तो स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, ना तो रिस्ट्रेन कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी जो है वो जस्ट राइट हैं कि पॉलिसी रेट्स या तो हमारे ना तो बढ़े हैं और ना ही कम हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं? सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के। इनको हम यूज करते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स, जैसे कि प्रिफरिंग एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स और असेंशियल क्रेडिट सप्लाई ओवर नॉन असेंशियल क्रेडिट सप्लाई। तो जितने भी हमारे बोरोवर्स और लेंडर्स हैं वो यहाँ पर इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। ये वाला तो समझ आ गया ना न्यूट्रल वाला, कि अभी हम कुछ नहीं करें, जैसे रेट्स थे पिछली बार वैसे ही इस बार भी रख रहे हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है?
क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स जैसे बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, अपने रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, एसडीएफ, एमडीएफ, इन पर काम कर रहे हैं। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है, हम यहाँ पर बेसिकली ये देखेंगे कि क्या अब हमारे पास में अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इनके ऊपर चलेंगे, जैसे कि प्रिफरिंग एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट, या फिर असेंशियल क्रेडिट सप्लाई हमें करनी है ओवर नॉन असेंशियल क्रेडिट सप्लाई। तो बोरोअर्स और लेंडर्स दोनों ही यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स काफी इंपैक्ट रखेंगे कि किस तरीके से जो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, जो क्रेडिट दिया जा रहा है, अब से हम बोरोइंग्स क्रेडिट्स यहाँ पर जो है इन टर्म्स को अच्छे से यूज करेंगे, ताकि आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी इनको वैसा ही लिखो, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियसली वो चीज आपकी लिखने में भी आ जाएगी, राइटिंग में भी आ जाएगी। तो आरबीआई कैन सेट अपर लिमिट्स ऑन हाउ मच मनी बैंक्स कैन lend टू स्पेसिफिक सेक्टर। नाउ आरबीआई इज डिसाइडिंग कि भाई अपर लिमिट कितनी है एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपको यहाँ पर लैंडिंग्स करनी है। तो अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्यूलेशन इज अनअफेक्टेड। जो अमाउंट ऑफ मनी है वो हमारी कैसी है, वो यहाँ पर हमारी कैसी अनअफेक्टेड रहेगी। अवेलेबल फंड्स जो हैं वो हमारे सिंपली डायरेक्टेड हैं इन अ सर्टेन कंडीशन। इसके अलावा क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो है उनको हम यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल टूल्स भी बोलेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिंक्ड हैं टू द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी एज द नेम इम्प्लाइज। तो यहाँ पर हम इनको देखेंगे कि भाई किस तरह की क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी जो है वो हमारे लिंक्ड रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव वाले टूल्स ये रेगुलेट करें जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी या वॉल्यूम हमारा बैंक क्रेडिट में है इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल। जैसे कि अगर हमने एसएलआर, देखो मैं एक एग्जांपल, ये वाला ना एग्जांपल अच्छे से समझना। मान लो यहाँ पर एसएलआर है। एसएलआर का क्या मतलब होता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें हमारे या फिर कोई भी जो एलिजिबल सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई अलाउ करता है बैंक्स को, वो बैंक्स को यहाँ पर कुछ परसेंटेज तक अपना यहाँ होल्ड कर कर रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होगा, मान लो कैश का ले लो। अब अगर एसएलआर बढ़ गया तो बैंक को अपने पास में थोड़ा ज्यादा कैश बचा कर रखना होगा। अगर थोड़ा कैश आप अपने पास हाथ में अपने पर्स में उठाकर रख देते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपनी गुल्लक में पैसे डाल दिया, ठीक है, तो अब आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा होगा। तो अगर आपका फ्रेंड आपसे क्रेडिट लेने आएगा तो क्या आप उसे दे पाओगे उतना अमाउंट? तो अगर आपके पास होगा दोगे, वरना आपकी गुल्लक में है तो आपको कुछ अमाउंट रिजर्व करना है, आपके पेरेंट्स ने बोला है, इसे आप खर्च नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई बैंक के पास क्रेडिट लेने आता है तो बैंक को भी आप क्रेडिट देने के लिए कम अमाउंट है, और कम अमाउंट है तो यहाँ पर कम लोन होगा और हायर इंटरेस्ट रेट्स पर होगा। तो हम देखेंगे कि जो लिक्विडिटी है वो हमारी इकोनॉमी में कम हो रही है। तो क्रेडिट कंट्रोल के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के यहाँ पर क्या है अपने टूल्स हो गए। तो क्वांटिटेटिव में आपका ओएमओज आ जाते हैं। ओएमओज क्या होते हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद या बेच रहे हैं। बैंक रेट होता है, सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो। क्वालिटेटिव में पब्लिसिटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टमेंट मार्जिनल एडजस्टिंग मार्जिन्स ऑफ लोन, या फिर यहाँ पर रेट्स हम एडजस्ट कर लेते हैं ऑन कंजम्पशन लोन। मोरल सुएशन होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, जिन्हें हम एक एक कर अभी ध्यान से सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कैश रिजर्व रेशियो पर। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जितना भी हमारे पास में फ्रैक्शन है टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। अब डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कासा अकाउंट्स होते हैं जिनमें हम यहाँ पर ऑन डिमांड अपना पैसा बैंक से ले सकते हैं, और टाइम लाइबिलिटीज जैसे हमारे एफडी वगैरह है कि मैच्योरिटी के बाद में एक सर्टेन फिक्स पीरियड के बाद में हमें ये पैसा मिलता है। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है जो उसके पास डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक का जो पैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका कुछ परसेंट इनको अपने पास बचा कर रखना होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये पैसा जो है ये बैंक्स किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, केवल और केवल कैश, ठीक है, ना गोल्ड, ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ना किसी अदर फॉर्म में, केवल और केवल कैश। तो यहाँ पर हमें कैश डिपॉजिट आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ऊपर सीआरआर नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट हमें यहाँ पर रिजर्व पर नहीं देना होता, या फिर पेनल्टी लेकिन हमें देनी पड़ती है। देखो आरबीआई के पास जब मैंने अपना कैश रखा
तो आरबीआई मुझे कोई भी पैसा नहीं दे रहा, लेकिन कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैंने ये पैसा नहीं रखा आरबीआई के पास तो आरबीआई गुस्सा हो जाएगा और मुझ पर पेनल्टी लगा देगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीआरआर क्या है हमारा, सीआरआर हमारा 3.00% चल रहा है। यूजुअली 4% रहता है, अभी 3% है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर अगर हम सीआरआर को बढ़ा देते हैं तो बैंक को अपने पास ज्यादा कैश रखना पड़ेगा, तो कम लोन दे पाएगा, लिक्विडिटी अब देने के लिए कम बचेगी, तो जिसका मतलब है लो लिक्विडिटी और फॉल इन आउटपुट एंड डिमांड। अगर स्लो डाउन हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी स्लो डाउन में हमने देखा कि 3% हमने अपना सीआरआर कर दिया, तो लैंडिंग हमारी बढ़ गई, जिसका मतलब है कि लिक्विडिटी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मैंने क्या बताया था कि कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास कितने होने चाहिए। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारे अगेन टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कमर्शियल बैंक का, जो कि हमें मेंटेन करना है इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, या तो कैश में या फिर गोल्ड में या फिर इन्वेस्टमेंट हमारे अनएनकम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है जिस पर कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं है, किसी ने कोई केस नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर से ले लेगा। तो यहाँ पर इसमें आपके टी बिल्स आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डेटेड सिक्योरिटीज जो कि इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है फ्रॉम टू टाइम, मार्केट बोरोइंग्स प्रोग्राम है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो कि इशू किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारा आरबीआई नोटिफाई करता है। अब ये याद रखना है आपको कि एसएलआर में क्या क्या चीजें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज जो हमारी गवर्नमेंट की हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आ जाते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आरबीआई अलाउ करेगा। अगर हम यहाँ पर सीआरआर या फिर एसएलआर मेंटेन नहीं करते तो क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी है, ठीक है। तो ऐसे में तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। अब बेसिकली यहाँ पर नॉन रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग फ्राइडेज होते हैं जिसमें हमें ऐसा सब करना होता है रिपोर्टिंग। चलो हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर इंक्रीज्ड एसएलआर। तो अगर हमारा एसएलआर बढ़ जाता है, एसएलआर अगर हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, है ना, यहाँ पर हमारी लैंडिंग कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, लो आउट एंड डिमांड होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। एक्सपेंशनरी में हम अब ज्यादा पैसा दे सकते हैं, हमारे पास ज्यादा लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसे बोलते हैं LAF, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई असिस्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि अपनी डे टू डे मिसमैच लिक्विडिटी जो है उसको एडजस्ट कर लो। तो आरबीआई फाइनेंशियल अकोमोडेशन देता है कमर्शियल बैंक्स को रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू अंडर LAF। आरबीआई यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज कर हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन मैनेज करता है। अब ये हम कैसे करते हैं, रेट जो है हमारे रेपो रेट इन्हें इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग डेट इससे हमारी बढ़ जाती है, और इन टर्न हमारी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर मनी सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में वो कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ, देखो आरबीआई बोल रहा है अच्छा एक काम करो, आपको मुझसे कुछ पैसा चाहिए तो आप मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मैं रेट यहाँ पर बढ़ा दूंगा। बैंक कहेगा अगर आप हम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो इसका मतलब हम भी अपने कस्टमर्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब जब मुझे लोन चाहिए और मैंने किसी से लोन लिया, इंटरेस्ट रेट्स मुझे ज्यादा देना पड़ा और मुझसे कोई लोन लेने आया तो फिर मैं उन्हें ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट में दूंगी। क्यों, क्योंकि जो मुझे डेट मिला है, जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट है वो ज्यादा हो गई। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, है ना, तभी तो मुझे ये उधार मिला है जब मैं इंटरेस्ट हाई पे कर रही हूँ। तो कन्वर्सली यहाँ पर हम देखेंगे कि आरबीआई क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है इकोनॉमी को। कैसे, यहाँ पर एक पीरियड चला इकोनॉमिक ग्रोथ का जिसमें बहुत कम इकोनॉमिक ग्रोथ थी हमारी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रेपो रेट को कम करना था और बिजनेसेस को बोलना था कि भाई बोरो करो, बोरो कर प्रोडक्शन करो, एक्सपोर्ट्स करो, बिजनेस करो यार, बढ़ो आगे, बढ़ाओ कंट्री की ग्रोथ को। तो यहाँ पर जो हमारे LAF हैं इसके थ्रू बैंक्स क्या करते हैं, सर्टेन परसेंटेज अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की बोरो कर सकते हैं। तो अगर बैंक को ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पर फिर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज कर लेते हैं। तो दो तरीके से हैं, एक हमारे पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
अब आते हैं रेपो पर, रीपर्चेस, आरबीआई बैंक, और एक कोलेट्रल ले लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोलेट्रल क्या होता है, जब हम जैसे उधार, मान लो घर का लोन लेना है ना, तो हमने क्या करा, घर के कागज गिरवी पे रख दिए। ऐसे बैंक क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद या बेच रहा है, कोलेट्रल की तरह यूज कर रहा है। तो बैंक बोलता है मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई ये तुम मुझसे खरीद लो, क्या करो, ये तुम मुझसे परचेज कर लो। और परचेज अगर कोई तुमसे कोई सामान करेगा तो क्या करेगा, पैसा देगा। तो यहाँ पर इसके बदले बैंक ने कुछ पैसा ले लिया, लेकिन बैंक यहाँ पर अश्योर कर रहा है आरबीआई को कि ये मैं तुमसे वापस खरीद लूंगा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने आरबीआई के पास सेल करी थी, तो आरबीआई ने इनको परचेज करा, ये बैंक अब क्या कर रहा है, रीपरचेज कर लेगा। किससे करेगा, आरबीआई से। कब करेगा, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। कोई भी यहाँ पर आपने स्पेसिफिक डेट बताई होगी, इस पर्टिकुलर डेट में, तो वो इस स्पेसिफाइड डेट में हमारा बैंक आरबीआई से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेता है। तो ये हो गया रीपरचेजिंग का ऑप्शन, इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं रेपो। तो जब कमर्शियल बैंक सिक्योर सेल करेगा अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में, और एक एग्रीमेंट करेगा कि हम रीपरचेज करेंगे इन सिक्योरिटीज को ऑन अग्रीड फ्यूचर डेट, तो इसे हम रेपो बोलते हैं। तो यहाँ पर बोरोइंग कौन कर रहा है, हमारे कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। किससे करते हैं, आरबीआई से करते हैं। कैसे करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज कर या फिर कोई भी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हमारे आरबीआई ने चार्ज किए हैं, इनको बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पर लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी, बैंक के पास पैसा आया, बैंक दूसरे लोगों को लोन देगा, अपनी पॉकेट में तो रखेगा नहीं। तो अगर हाई रेपो रेट है, मतलब आरबीआई लोन नहीं देना चाहता बैंक को, और बैंक को लोन नहीं देना चाहता, तो बैंक दूसरों को भी लोन नहीं देना चाहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो रेपो रेट इंडिया का प्राइमरी टूल है इन आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। आगे समझ में, अब आ जाओ, रेपो रेट यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट रेट माना जाता है फॉर कॉमन मैन टू। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई जो भी हमारे पास में इंटरेस्ट रेट्स लोन पर लग रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास में रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स हमारे लोन पर लग रहे हैं, फॉर द यहाँ पर क्या होगा, वो हमारे को रिटर्न दे रहे हैं ऑन डिपॉजिट्स एज वेल। देखो जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट किस चीज पर देता है, सेविंग अकाउंट पर, एफडीज पर। तो अगर बैंक हमसे लोन हमें महंगे में देगा, तो हमें भी तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करेगा, तो इसीलिए हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। अब आ जाओ रिवर्स रेपो। मैंने जितनी कहानी अभी थोड़ी देर पहले सुनाई है कि आरबीआई से बैंक ने यहाँ पर पैसा उधार लिया ये बोलकर कि मैं रीपरचेज कर लूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब जस्ट ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक बोलता है आरबीआई सुनो मेरे पास ना बहुत सारा पैसा है, बैंक बोलता है आरबीआई सुनो मेरे पास लिक्विडिटी जो है वो बढ़ गई है। आरबीआई कहते हैं तो मैं क्या करूं, ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे बेसिकली बेच दो और मैं तुम्हें ये पैसा दे दूंगा। आरबीआई कहता है ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे जरूरत नहीं थी तुम्हारे पैसे की, तुम मुझे दे रहे हो, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में जो रेपो रेट है उससे कम रखूंगा। तो जब कमर्शियल बैंक परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई, और ऑफ कोर्स यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इनको वापस बैंक जो है वो वापस बेच देगा आरबीआई के पास में, कि भाई रीसेल करेगा सिक्योरिटीज ऑन अग्रीड फ्यूचर डेट। तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। बेसिकली जो बोरोइंग्स आरबीआई कर रहा है बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, लिक्विडिटी यहाँ पर सिस्टम में हम डिक्रीज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा फॉर सच ट्रांजेक्शन, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या कोलेट्रल यूज किया जा रहा है, तो यूजुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज होती हैं। अगर हाई रिवर्स रेपो रेट है तो बैंक को सेफर रिटर्न्स मिल रहे हैं और वो अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं। तो बैंक या तो आरबीआई के पास में अपना पैसा जो है वो सेफली रख लेते हैं, या फिर हायर इंटरेस्ट रेट पर किसी और को दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है,
तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हम देखेंगे कि हमारे पास में बेसिकली एक ऐसी लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट है जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। कब? जब इनके पास वो सिक्योरिटीज नहीं थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या एलिजिबल सिक्योरिटीज, जिसके थ्रू ये यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं अबव द एसएलआर लिमिट। एसएलआर वाला जो होता है ना, जो आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अपने पास रखते हो, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप यूज नहीं कर सकते हो। रेपो, रिवर्स रेपो में आपको अलग से होनी चाहिए। अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे तो लोन चाहिए एज अ कमर्शियल बैंक, तो मैं आरबीआई से बोलूंगा कि भाई मुझे भी तो कुछ हेल्प करो। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि चलो ठीक है, तुम्हारी भी हेल्प कर देते हैं, तुम्हारे लिए हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें एक लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट हम दे रहे हैं अगर आपके पास में कोई भी एलिजिबल सिक्योरिटी नहीं है। तो एक विंडो है जिसमें बैंक्स बोरो कर रहे हैं आरबीआई से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। कब कर रहे हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में। तो एलएएफ और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है? एलएएफ में बैंक के पास है भाई सिक्योरिटीज, वो ले सकता है यहाँ पर लोन। एमएसएफ में इसकी यहाँ पर दिन अच्छे नहीं चल रहे, मार्जिन पर चल रहा है एकदम। यहाँ पर कब कितनी स्टैंडिंग है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो एमएसएफ इंट्रोड्यूस कब किया आरबीआई ने? 2011-12 से। तो एक बैंक बोरो कर रहा है वन डे लोन्स, कब कर रहा है? ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन्स, इवन इफ इट डज नॉट हैव एनी एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्सेस ऑफ इट्स एसएलआर रिक्वायरमेंट। जो एसएलआर रिक्वायरमेंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए थी, उससे आगे कुछ भी नहीं है इसके पास। तो बैंक जो है अब वो रेपो पॉलिसी के अंडर तो बोरो कर नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करते हैं, बैंक यहाँ पर थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी तो कोई डर नहीं था, लेकिन अभी नहीं है तो इंटरेस्ट रेट महंगा लगेगा। कितना महंगा लगेगा? 1% तक महंगा लग सकता है, ठीक है, जो कि आरबीआई चार्ज कर रहा है। और लेकिन ये आपका बिलो एसएलआर रहेगा। तो जो वर्किंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है? एसएलआर से रिलेटेड। एसएलआर से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सस्ता लोन यहाँ पर नहीं है, महंगा लोन। महंगे लोन में एसएलआर से थोड़ा कम ही रेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो अगर एक बैंक के पास में सिक्योरिटीज होल्डिंग केवल 19.5% ऑफ एनडीटीएल है, तो ये इसकी मैंडेटरी एसएलआर में चली गई। तो बैंक अब यहाँ पर रेपोस फैसिलिटी के अंडर तो बोरो कर नहीं रहा, तो ऐसे में ये एमएसएफ के अंडर बोरो करेगा, जो 1% ऑफ इट्स लाइबिलिटीज है फ्रॉम द आरबीआई। तो यहाँ पर आरबीआई जो है अपनी लिमिट ऑफ बोरोइंग को 2% ऑफ एनडीटीएल तक बढ़ा देता है, और यहाँ पर बोलता है कि चलो ठीक है, तुम भी मुझसे लोन ले सकते हो। तो एमएसएफ रेट और रेपो रेट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि बैंक को हायर इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना होता है। इंटरेस्ट रेट एमएसएफ बोरोइंग के लिए जो है वो हमारे रेपो रेट प्लस 1% सेट किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर बात हो रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम क्या देखेंगे? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। क्या खरीदना है, क्या बेचना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कहाँ करनी है? ओपन मार्केट में। क्यों करनी है? ताकि बैंकिंग सिस्टम में पैसा जो है उसे बढ़ा या कम कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये टेक्निक जो है वो सुपीरियर है टू द बैंक रेट पॉलिसी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, कौन बेच रहा है? आरबीआई यहाँ पर सेलर है, बेचेगा। मैंने यहाँ पर खरीदी तो मैं आरबीआई को क्या दे रही हूँ? पैसा दे रही हूँ। तो मैं हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रही हूँ मनी, जो आरबीआई बैंक्स को देगा और बैंक हमें वापस दे देंगे, ठीक है। तो हम बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर मनी इंजेक्ट कर रहे हैं, जबकि अगर हम सेल करेंगे तो आरबीआई हमें पैसा वापस करेगा। तो बैंकिंग सिस्टम से हम पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो ओएमओज हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के टोटल स्टॉक को चेंज करते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। यहाँ पर जो प्रपोर्शन हमारे आरबीआई ने होल्ड कर रखा है केवल वही चेंज हो रहा है, या फिर कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स ने। तो आरबीआई फ्रीक्वेंटली रिजॉर्ट करता है टू द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू विच द कमर्शियल बैंक्स हैव बीन जनरसली कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार बार बेचने आता है और बैंक्स बार बार खरीदने आते हैं। क्यों खरीदते हैं बैंक्स? क्योंकि बैंक्स को अपना रिस्क एडजस्ट करना है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमारे पास 0% रिस्क वेट जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है इंडिया में वो सर्व हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ज्यादा बजटरी रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल है, और यहाँ पर हम सिफॉन ऑफ कर पाते हैं एक्सेस लिक्विडिटी।
जो भी हमारे मार्केट में है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट बोल रहा है यहाँ पर कि भाई देखो जितने भी बैंक्स हो, ठीक है, जितने भी बैंक्स हो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस रेट पर बोरोइंग करोगे। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड रेट है जिसमें कि आरबीआई बाई या रीडिस्काउंट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर कमर्शियल पेपर्स एलिजिबल फॉर परचेज। तो आरबीआई यहाँ पर आपसे खरीदेगा जिस रेट पर, उसे ही को हम क्या बोल रहे हैं, बैंक रेट, जिस पर बैंक लोन ले रहा है एक तरीके से। तो ये हमारे पॉलिसी के अंडर यूज होते हैं। डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की आरबीआई के द्वारा अभी डिस्कंटिन्यू कर दी गई है जब हमारा एलएएफ आया। तो अब बैंक रेट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट कितनी है इन द मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। देखो डिस्काउंट क्या होता है बिल का, एक बार ये समझा देती हूँ। मान लो एक पर्सन है ए और बी, ए ने एक यहाँ पर बिल बनाया बी के नाम से, क्यों बनाया, क्योंकि बी को सामान बेचा था। अब बी को सामान का पैसा देना था, इन्होंने थोड़ा लेट देना है, ए को पैसा चाहिए था। ए यही बिल क्या करते हैं, बैंक के पास लेकर जाकर बोलते हैं कि ये बिल का जो पैसा है वो तुम मुझे दे दो, और बी तुम्हें आकर दे देगा। बैंक किसी के लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो बैंक यहाँ पर अपना कुछ कमीशन या अपना डिस्काउंट काट कर फिर ये पैसा वापस ए को दे देता है। तो वो जो बैंक ने अपने लिए कुछ पैसे, कुछ अमाउंट काटी, वही हमारा डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है। पॉलिसी रेट कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पर। तो एमएसएफ रेट और रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर कॉरिडोर डिसाइड करते हैं डेली मूवमेंट का इन एवरेज वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। तो कॉल मनी क्या होता है, ओवरनाइट यहाँ पर जब मुझे कुछ भी लोन वगैरह चाहिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को लैंडिंग करते हैं, कॉल मनी रेट जो है वो हमारा जिस रेट पर हमने ये लैंडिंग या फिर बोरोइंग की है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में हमारा एक डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि एमएस, देखो मैंने क्या बताया था, अगर बैंक यहाँ पर बोरो करेगा तो आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगर बैंक यहाँ पर ज्यादा पैसा आरबीआई को देते हैं तो आरबीआई ने कम पैसा देगा। तो रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि मार्जिनल फैसिलिटी हमने देखा था 1% ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी कोलेटरल अटैच्ड नहीं था। तो ये सीक्वेंस आपको वैसे तो समझ ही आ गया होगा, याद भी कर लेना, वैसे अभी तक खुद ही समझ आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। आरबीआई बनकर सोचना बस हर बात में कि मेरे को सामान चाहिए मैं सस्ता खरीदूंगा, दूसरे को सामान चाहिए महंगा दूंगा, दूसरा यहाँ पर मेरे को कोई कोलेटरल भी नहीं अटैच करके दे रहा, कोई सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा, तो और महंगा दूंगा, ठीक है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में एमएसएस भी बोलते हैं, ये क्या होता है, एक ऐसा मॉनेटरी टूल है जिसको हम यहाँ पर यूज कर मनी सप्लाई जो है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सेस मनी सप्लाई है एक नमी में, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी, जिसमें टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज आते हैं, ताकि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है उसे विड्रॉ कर सके। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे डिफरेंट है, देखो यहाँ पर हमारे पास में ओएमओ में हम बाई या सेल कर रहे थे, तो या तो हम इंजेक्ट या तो विड्रॉ कर रहे थे लिक्विडिटी, और ये जो लिक्विडिटी सिक्योरिटीज थी ये गवर्नमेंट बोरोइंग का हिस्सा थी। लेकिन एमएसएस जो है वो हम केवल और केवल बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं, ताकि हम जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है उसे विड्रॉ कर सकें, और जो भी पैसा रेस किया है उसको हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करना है, मार्जिनल स्टेबिलिटी स्कीम अकाउंट, जिसमें इस पैसे को रखना है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये केवल किस काम आएगी, कि हम रिडीम कर सकते हैं सिक्योरिटीज इशूड अंडर द एमएसएस। मनी को हम यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर गवर्नमेंट की बोरोइंग का हिस्सा नहीं है। ओएमओ में हम गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम कर पैसा अवेल करा रहे हैं, एमएसएस में तो हमें केवल मार्केट से लिक्विडिटी को खत्म करना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर जो है हमारी वो पे किया जा रहा है, और एक मार्जिनल इम्पैक्ट देखा जाएगा फिस्कल डेफिसिट पर ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये लॉन्च हुई थी 2004 अप्रैल में, और इसके बाद में हमने देखा ह्यूज कैपिटल इनफ्लो हमारा इंडिया में देखा गया था, जिसकी वजह से रुपी जो था इसका एप्रिसिएशन हो गया, और रुपी का एप्रिसिएशन क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई थी रुपी की,
रुपए की डिमांड बढ़ी, इसका एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन होने की वजह से हमें लगा कि एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है, इसीलिए उसे हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा फॉरेन करेंसी मार्केट में, और इसी की वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमें दिख रहा था कि इन्फ्लेशन भी ऐसा ना हो किसी तरीके से हमें बहुत ज्यादा हार्ड इम्पैक्ट डाल दे। इसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उन्हें आरबीआई ने बेचना शुरू करा, और वो जो पैसा मिला उसको एक अलग बैंक अकाउंट में रखा गया, ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट को दिया गया, और इस अकाउंट पर हमने इंटरेस्ट भी पे किया। ठीक है, तो एमएसएस क्यों आए थे? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एमओयू के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको हमने ऑथराइज किया है कि आप इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अप टू अ स्पेसिफाइड सीलिंग। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बात यहाँ पर हो रही है कि जो बॉन्ड्स हैं ये हम कैसे इशू कर सकते हैं? बाय वे ऑफ ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई डिसाइड करेगी और नोटिफाई करेगी अमाउंट, टेन्योर एंड टाइमिंग। लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? ये भी आरबीआई 2014 में लेकर आई, ताकि वोलेटिलिटी जो है इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट में, इसको यहाँ पर चेक करे और अलाउ करे बैंक को कि भाई वो अपनी नीड्स जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल की उन्हें कंट्रोल कर सके। लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमारे शॉर्ट टर्म में जो हमें फंड चाहिए उसको देख रहा है। तो कंबाइंड रेपो बोरोइंग जितनी भी है हमारे सारे बैंक्स की, उनको हमने जब एक साथ रखा, इससे ज्यादा यहाँ पर कैन नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द कंबाइंड एनडीटीएल। जो हमारे पास नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उसके 1% से ज्यादा हमारी टोटल रेपो रेट बोरोइंग्स नहीं हो सकती, रेपो बोरोइंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, इंडिविजुअल बैंक्स जो हैं, अब यहाँ पर इनकी बात करें तो ये भी अपने एनडीटीएल से 1% ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं अंडर रेपो ऑपरेशंस। तो 0.25% ऑफ इट्स ओवरनाइट रेपो, और रेस्ट जो 7.75 है ये टर्म रेपो के अकॉर्डिंग जाता है, दैट इज 7 डेज, 14 डेज या फिर 28 डेज। अब आते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो अभी हमने देखा था कि भाई हमारे पास में एक एमएसएफ होता है। एमएसएफ किस काम आ रहा है? कि भाई हमें बैंक को लोन देना है, इंजेक्ट करना है यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि हमारे बैंक के पास में कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है। अब सिमिलरली आ जाओ एसडीएफ पर। एसडीएफ में हम बैंक से क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ठीक है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो आप हमें दे दो। तो हम यहाँ पर एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। और वो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? बिना इनसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर लिए। ठीक है, तो एमएसएफ हमारा सीलिंग रेट है, मतलब मैक्सिमम जो हमारी अपर लिमिट है। सीलिंग है ना, सीलिंग ऊपर होती है सर के, और एमएसएफ फ्लोर, फ्लोर नीचे होता है। तो फ्लोर रेट हमारा एसडीएफ होता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो मेन अरेंजमेंट है कि किस तरीके से आरबीआई एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब करेगा, इसमें हमारा फेमस रिवर्स रेपो मैकेनिज्म आता है। लेकिन इस सिचुएशन में रिवर्स रेपो में हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी रीसेल या फिर यहाँ पर कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और एक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हमारा बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस कन्वीनियंस में हमें देखा गया कि भाई आरबीआई को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया कि अगर मुझे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी ही है तो हम यहाँ पर रिवर्स रेपो विंडो को बिना प्रोवाइड करे भी ये काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? स्टैंड डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी को भी देनी नहीं है। तो कोलैटरल फ्री अरेंजमेंट होगी ये भी, जिसमें कि आरबीआई कोई कोलैटरल नहीं दे रहा लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए, और सक आउट कर लेता है लिक्विडिटी। ठीक है, 2018 में सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट यहाँ पर एम्पावर किया गया, जिसके थ्रू इन्होंने एसडीएफ को अपना लेकर आए। तो फायदा क्या है? आरबीआई यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करती है। और यहाँ पर आरबीआई किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फायदा नहीं उठा रही। तो हम बोलेंगे कि एसडीएफ जो है वो एक कोलैटरल फ्री अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी सिचुएशंस में हमने देखा था, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर डिमोनेटाइजेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आरबीआई के लिए आ रही थी।
तो एसडीएफ यहाँ पर अनेबल कर रहा है बैंक्स को कि आप एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास में मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे ओएमओज या कैश रिजर्व रेशियो हैं, ये सब आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं। एसडीएफ सप्लीमेंट कर रहा है एमएसएफ को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना एसडीएफ और रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे इन्फ्लेशन कॉम्बैट करना है या फिर मुझे इन्फ्लेशन को इंड्यूस कॉम्बैट करना है डिस्फ्लेशन को, तो हम सीआरआर को बढ़ा देंगे, एसएलआर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, ओएमओस को यहाँ पर, ठीक है। आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी। अगर डिफ्लेशन को कॉम्बैट करना है तो कम करते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बाई करेंगे। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव में एक चीज ऐसे समझना, बैंक को मैंने बोला कि रेपो रेट बढ़ गया है या कम हो गया है, बैंक अपने हिसाब से काम करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बोल रहे हैं हमें आरबीआई से कुछ नहीं चाहिए, हम अपने मन से करेंगे, हम दूसरे बैंक से बात कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मीडिया के पास बोलेगा, जाएगा और बोलेगा कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी बैंक्स हैं वो भी अपने रेपो रेट्स को कम, अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे, क्योंकि मैंने रेपो रेट कम करा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मोरल सुएशन लगा दिया। तो मोरल सुएशन का मतलब है परसुएट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट करेंगे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को, परसुएट या रिक्वेस्ट करेंगे कमर्शियल बैंक को कि कोई भी लोन्स यहाँ पर स्पेक्युलेटिव या नॉन एसेंशियल पर्पस से मत दो, काउंटर करो डिफ्लेशन को। यहाँ पर तो सेंट्रल बैंक परसुएट करेगा कमर्शियल बैंक को कि क्रेडिट दे दो। तो मोरल सुएशन में यहाँ पर पीरियोडिक लेटर्स बैंक्स को भेजे जा रहे हैं कि भाई क्रेडिट कंट्रोल हमें करना है इन जनरल और एडवांस। फिर यहाँ पर पीरियोडिकली अगर हम बात करें, पीरियोडिक डिस्कशंस हमारे अथॉरिटीज के साथ हो रहे हैं ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो इंडिया जो है यहाँ पर 1949 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि आरबीआई जो है इन्होंने सक्सेसफुल करा है इन यूजिंग द मेथड्स ऑफ मोरल सुएशन। अब आते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट में। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, देखो यहाँ पर अपन देखेंगे कि आरबीआई बोलेगा कि बैंक को कि बैंक ये 1 2 3 सेक्टर्स हैं, यहाँ पर मान लो ए बी सी कोई से भी सेक्टर्स हैं, फॉर एन एग्जांपल हाउसिंग सेक्टर हो गया या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर हो गया, कोई भी सेक्टर बोल सकता है। बोलेगा इसमें ना आपकी अपर लिमिट ये है, इससे ज्यादा आप लोन्स नहीं दे सकते। और यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में तो जानते ही हो, जिसमें आरबीआई बताते हैं कि भाई वीकर सेक्शन को या फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको कितने परसेंट लैंडिंग तो करनी ही करनी है, इतना परसेंट लोन तो देना ही है। तो ये होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जहां पर आरबीआई मैक्सिमम अमाउंट हमारे लोन्स की और एडवांसेस की लिमिट कर देता है, और कुछ केसेस में यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस पर भी सीलिंग लगा देता है। तो यहाँ पर आरबीआई बोलेगा कि भाई क्रेडिट फ्लो जो है वो सर्टेन प्रायोरिटी या फिर वीकर सेक्शंस में भी जाना चाहिए, और इसमें आपको कंसेशनल रेट्स लगाने हैं, तो जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसमें क्या होगा, अब आप देखते हैं यहाँ पर मोबाइल, कार, लैपटॉप ये सब मिलते हैं आजकल, जैसे सेल्स चल रही होती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर, जिसमें कि कंज्यूमर क्रेडिट इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आपको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले लो, थोड़ा सा ही डाउन पेमेंट करना है, रेस्ट आपको ईएमआई के थ्रू पेमेंट करनी है। अब आरबीआई यहाँ पर क्या देखेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनकी डिमांड ज्यादा है तो इसकी वजह से प्राइसेस इनके बढ़ गए हैं, और प्राइसेस को आरबीआई चाहता है कि थोड़ा रेगुलेट करे, यहाँ पर कम करे। तो आरबीआई क्या करेगा, डिमांड को कम करने की कोशिश करेगा। डिमांड कम करनी है तो क्या बोलेगा कि भाई डाउन पेमेंट जो है इन्हें बढ़ा दो, या फिर जो आपको ईएमआई देनी थी इसके पीरियड को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कम कर दोगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो रिड्यूस कर देगा या तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना ऑफ रीपेमेंट, या फिर इंक्रीज कर देगा डाउन पेमेंट को। तो बेसिकली यहाँ पर आरबीआई क्या चाहता है कि जो कंज्यूमर क्रेडिट दिया जा रहा है फॉर परचेसिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक कार, टेलीविजन, लैपटॉप, यहाँ पर इसका जो प्राइस है इनको कम, इनकी जो डिमांड है इसको कंट्रोल कर ले अगर एक्सेस डिमांड है, और अगर कम डिमांड है तो बोलेगा कि डिमांड को बढ़ाओ। अब डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है कि कम डाउन पेमेंट आपको करनी है, ज्यादातर आपको चीजें लोन पर मिल जाएंगी, और या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का जो यहाँ पर पीरियड है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपकी बढ़ा देगा कि पहले 12 इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा खत्म कर आपको वापस देना था बैंक को, अब चलो 14 में दे देना। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है,
आरबीआई ने कहा कि भाई मैंने इतने प्यार से तुम्हें हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली बैंक, तुम तो मान ही नहीं रहे हो। अब एसबीआई बोला नहीं मैं तो नहीं मान रहा, मैं बहुत बड़ा बैंक हूँ। आरबीआई बोलता है ठीक है तुम बड़े बैंक हो, लेकिन जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो हम वहां के प्रिंसिपल हैं, तो अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो अब तुम देखो हम क्या करते हैं। एसबीआई बोलेगा कि बताओ क्या कर लोगे। आरबीआई कहता है ठीक है तो तुम्हें मैंने यहाँ पर जो मार्जिनल चीजों में यहाँ पर जो आपको कंसेशन दे रखा था वो नहीं दूंगा, तुमको यहाँ पर अपनी बिल्स की रीडिस्काउंटिंग करनी है मैं नहीं करूंगा, तुमने यहाँ पर एक दो लिमिट्स फॉलो नहीं की थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी कैपिटल रिजर्व्स को आप इतना फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अभी आपका काम अच्छा चल रहा है तो चलो ठीक है थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लेंगे, अब मैं ये सारी बातें नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जब कॉपरेट नहीं करेगा सेंट्रल बैंक के साथ में इसके डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो सेंट्रल बैंक एक पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके ऊपर लगा सकता है जो कि बैंक रेट से ज्यादा है, और या फिर यहाँ पर रिफ्यूज कर देगा कि मुझे डी डिस्काउंट ही नहीं करना तुम्हारे बिल्स, या फिर यहाँ पर फर्दर अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेगा जिन बैंक्स की बोरोइंग्स इनके कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मानकर चलो यहाँ पर एक बैंक है जिसको लोन देना था, अब ये जो लोन था ये से 20 लाख रुपए का लोन देना था, किसी ने 15 लाख रुपए तक का या 25 लाख रुपीस तक का यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज दे दी इनको, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कुछ भी दे दिया, मान लो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोले 20 लाख का लोन दे दो, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 5 लाख रुपीस। तो बैंक को अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि भाई कमर्शियल बैंक्स आप जो लोन दे रहे हो इसमें कुछ मार्जिन रखो, ये जो 5 लाख रुपए है ये मार्जिन है, मार्जिन क्या है? जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी की और जो मैक्सिमम लोन वैल्यू हम दे रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो मान लो एक कमर्शियल बैंक है जो लोन दे रहा है 8,000 रुपीज का, सॉरी यहाँ पर अगेंस्ट अ सिक्योरिटी वर्थ 10,000, तो जब मार्जिन यहाँ पर आपकी 2,000 रुपए की हो गई या 20% की, अगर सेंट्रल बैंक ये फील करता है कि जो कुछ गुड्स है हमारे इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं, तो यहाँ पर बैंक बोलेगा आरबीआई या सेंट्रल बैंक कि हम यहाँ पर कम लोन देंगे। अब वो कैसे करेगा कि यहाँ पर या तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे या डायरेक्टली मना कर देंगे या लिमिट लगा देंगे। अब स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? मुझे लगता है पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है ये 150 रुपीज तक पहुंच जाएगा, अभी केवल 100 रुपए है, तो मैंने यहाँ पर जब ये सस्ता हुआ शेयर तो 100 रुपीज में खरीद लिया और जैसे ही 150 का हुआ बेच दिया, तो मेरा मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। ऐसे ही बहुत बार जैसे मान लो आपका भाई दूज आता है तो लोग कोकोनट खरीदते हैं, अब कोकोनट यहाँ पर आपको पता है उस टाइम पर बहुत महंगा हो जाता है, इसीलिए लोगों ने क्या किया, जैसे ही दशहरा आया कोकोनट खरीद कर इसको अपने पास बचाकर रखना शुरू कर दिया, तो सप्लाई यहाँ पर कंट्रोल्ड है, डिमांड बढ़ती जा रही है तो कोकोनट के प्राइसेस और बढ़ गए। तो यहाँ पर स्पेक्युलेटिव बिजनेस होते हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट्स बनाने के लिए शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पर चीजों को खरीद रहे हैं, और उसको खरीदने के लिए जो पैसा हमें चाहिए वो पैसा हम बोरो कर रहे हैं। आरबीआई कह रहा है ऐसी कोई चीज हम यहाँ पर एनकरेज नहीं कर रहे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ऐसी बोरोइंग्स में उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, तो जो मनी सप्लाई है वो कम कर दी जाती है। फिर आता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या कर रहा है, मान लो कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी थी, 1 साल की मेरे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, इसे मैंने बेच दिया, इसे बेचकर जो पैसा आया वो उससे 10 साल का मैंने एक यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक यहाँ पर जो भी पैसा प्रोसीड्स मिल रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज उनको यूज कर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट पेपर्स को बाई कर रहा है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट्स हमारे ईज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म पेपर्स पर, तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम हो रहे हैं। तो ऑपरेशन ट्विस्ट हमने देखा था जब यहाँ पर 1961 में यूएस डॉलर्स महंगे हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, और यहाँ पर कैश फ्लो जो है इकोनॉमी में वो भी सिमुलेट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम चीजें करते हैं। तो जो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उनसे हम लिक्विडिटी को एम्पल करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई आरबीआई जो है वो कोशिश करता रहता है कि बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम रखें, क्यों? ताकि लोग ज्यादा लोन लें और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिले। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास में ऑपरेशन ट्विस्ट होता है तो आरबीआई एनकरेज कर रहा है मार्केट को, इसमें यहाँ पर एक ये ड्राइविंग फैक्टर बन जाता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अब आ जाओ आपके एलटीआरओ एंड टीएलटीआरओ पर।
तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स क्यों यूज होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंड यहाँ पर इसका काम क्या है। तो LTRO क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो ये हमारे बैंक क्या करते हैं, 1 से 3 साल के लिए फंड्स को बोरो करते हैं। किससे बोरो करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे सेंट्रल बैंक से। किस रेट पर कर रही है, जैसा इसका नाम है रेपो रेट। तो यहाँ पर रेपो रेट में हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच रहे थे। तो परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद सिमिलर और हायर टेन्योर एज कोलेट्रल। अगर 3 साल के लिए लोन चाहिए तो 3 साल वाली ही यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या 5 साल वाली को हमने अपना कोलेट्रल की तरह यूज किया और यहाँ पर बोरो कर लिया। तो ये होती है यहाँ पर हमारे पास में LTRO। अब इसको हम टारगेटेड LTRO कब बोलते हैं, जब सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि अगर यहाँ पर आपको फंड्स चाहिए तो आपको किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे RBI ने बोला कि AAA यहाँ पर जो भी हमारी कंपनीज हैं और उनके थ्रू आपकी जो भी सिक्योरिटीज यहाँ पर या कॉर्पोरेट पेपर्स इशू किए गए हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करो और इन्हें मैं कोलेटरल की तरह यूज करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, टारगेटेड LTRO। तो बैंक को फंड मिल रहा है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, और यहाँ पर RBI ये पैसा दे रहा है। कैसे दे रहा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज कर। LTROs बैंक को यहाँ पर एक्सेस देते हैं चीपर कैपिटल की फ्रॉम RBI, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा लैंडिंग होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इस पर हो रही है। ठीक है, चलो बैंक यहाँ पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। LTROs हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन बैंक्स या फिर यहाँ पर जो हमारे CBS क्या होता है, जिन सॉफ्टवेयर्स पर बैंक्स ऑपरेट करते हैं, या RBI, जैसे RBI का आप कौन सा लेकर चलते हो, इकोबेर। जैसे आप अपने पास में माइक्रोसॉफ्ट लेते हो, ऐसे ही बैंक्स के पास क्या होता है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही रहता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, CBS इसे बोलते हैं। CBS क्या करता है, इसमें सारी एप्लीकेशंस, आपकी सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन सब होगी, और जैसे जैसे जिसकी डेजिग्नेशन है वैसे वैसे उसकी एक्सेस दे दी जाती है। ठीक है, और इकोबेर हमारे पास RBI के लिए होता है। तो यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं ये ऑपरेशंस फिक्स्ड रेट पर। मिनिमम बिड अमाउंट 1 करोड़ रुपीज होती है या फिर इसके मल्टीपल्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ऑन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोबेर। इकोबेर अगेन क्या है, CBS है यहाँ पर RBI का, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में। इसको हम एक सोल्यूशन मानते हैं जो कि हेल्प कर रहा है मल्टीट्यूड ऑफ कस्टमर सेंटरिंग सर्विसेज ऑन अ 24/7 बेसिस। देखो CBS आपका ATM में भी यूज होता है, तो अगर ATM से पैसे निकालते हो तुरंत आपका अकाउंट अपडेट कर देते हैं उस चीज को, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि CBS हम यूज कर रहे हैं। तो ये रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज दोनों को सपोर्ट करता है। वन स्टॉप शॉप बन जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, तो CBS के थ्रू कस्टमर्स एक्सेस कर लेते हैं अपनी कहीं भी ब्रांचेस में किसी भी अपने अकाउंट्स, और यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पर फिजिकली अपना अकाउंट खोल रहे हैं। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग RRBs, ये सभी हमारे कोर बैंकिंग फोल्ड के अंदर आ गए हैं। इकोबेर सिस्टम हम एक्सेस करते हैं या तो इन्फीनेट के थ्रू या तो इंटरनेट के थ्रू। इन्फीनेट क्या है, क्लोज यूजर ग्रुप है जहां पर कि केवल मेंबर बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स इंस्टीट्यूशन ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन बैकबोन है हमारे NPS का। बेनिफिट्स क्या है LTRO के, तो यहाँ पर लिक्विडिटी एनहांस हो जाती है। हम यहाँ पर अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक के लिए वो कम कर देते हैं, क्योंकि अब हम सस्ते में लोन्स दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो जा रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू। यहाँ पर हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हम लेंगे, तो यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्टमेंट मिल गई, पैसा मिल गया। बैंक्स को ड्यूरेबल लिक्विडिटी मिल गई लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर 1 से 3 साल तक के लिए उन्हें फंड्स मिल गए, और जो क्रेडिट फ्लो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में वो भी हमारा इंश्योर हो जाता है। अब एक चीज और बताती हूँ, हाल फिलहाल में, दैट इज अभी मैं ये लेक्चर जो है 25 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और 10 जून को एक न्यूज आई। न्यूज क्या थी, यहाँ पर न्यूज थी कि वेरिएबल रेपो रेट जो हैं वो आपके यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। अब यहाँ पर RBI जो है वो इनको डिसकंटिन्यू कर रही है, क्योंकि ये देख रही है कि जो मार्केट है इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है।
तो गवर्नमेंट जो है इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसे ऑपरेशंस को क्लोज कर सके, इसलिए ये काम आरबीआई कर रहा है, ठीक है। और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अब हमारे पास में जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स है उन्हें आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से आरबीआई अपने कुछ एक्शंस को रोक रहा है, जिसमें आपके पास में क्या आ जाता है, वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, बैंक्स जब यहाँ पर ऑक्शंस कंडक्ट करता है जिसमें बैंक्स बिड करते हैं अलग अलग रेट्स पर कि क्या यहाँ पर उनका रेट रहेगा जिसमें उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी है। तो एक ऑक्शन बेस्ड रेट होता है, इसमें एक बिडिंग प्रोसेस होती है, फिर आरबीआई एक्सेप्ट करती है और ये रेट्स हमारे फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ में हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में पसंद भी आया होगा, राइट। तो कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। याद रखना मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी जो होती है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज इट इज मेंट अंडर अ लीगल आपका एक्ट, ठीक है। ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।